हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम लोग टेक्निकल टेक्सटाइल्स देख रहे थे। तो हमने देखा था टेक्निकल टेक्सटाइल्स हैं क्या। टेक्निकल टेक्सटाइल्स वो ऐसे टेक्सटाइल्स होते हैं जिनका यूज उनके फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज के वजह से उनका यूज होता है। उनकी परफॉर्मेंस, टेक्निकल परफॉर्मेंस की वजह से उनका यूज होता है रैदर देन उनके एस्थेटिक्स या डेकोरेटिव वैल्यू के लिए। तो हमने बेसिक डेफिनेशन समझ लिया। अभी NTTM जो है, नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन, उसके बारे में देखेंगे। उसमें टारगेट है, जैसे इसमें हमने देखा था कि स्पोर्टेक है, पैकटेक है, मोबिल टेक है। इस तरह से अलग अलग सेगमेंट्स में टेक्निकल टेक्सटाइल्स का यूज है। एग्रीटेक है। तो ये सब एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं। टारगेट है 40 to 50 बिलियन बाई 2024। इतना उसका मार्केट होना चाहिए। ग्रोथ 15 to 20% पर एनम। यूजी पीजी कोर्सेज कीजिए AICT में, ये सब लिख सकते हैं कि मतलब स्किलिंग के लिए क्या जरूरी है। करंट शेयर क्या है उसका? 20 बिलियन है। ग्लोबल में 8% है, वर्ल्ड का 8% है। ये जो 20 बिलियन है उसको 40 to 50 बिलियन लेके जाना है। और अभी करंटली वर्ल्ड का 8% टेक्निकल टेक्सटाइल इंडिया में प्रोड्यूस हो रहा है। 5 to 10% पेनेट्रेशन लेवल है, जो कि वर्ल्ड में 30 to 70% है। 100% FDI है, SITP, HSN कोड्स, लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन है। ये सारी चीजों को और डिटेल में हम लोग देखते हैं। तो टेक्निकल टेक्सटाइल में देखिए, NTTM है ही, नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन। अभी उसमें क्या है कि यूजी पीजी कोर्स जो है वो होंगे, और इंटर्नशिप सपोर्टेड टेक्निकल टेक्सटाइल्स, GIST। और इसमें क्या है, वही जो टारगेट $40 to 50 बिलियन बाय 2024, ग्रोथ 15 to 20%। R&D कीजिए, प्रमोशन, मार्केट डेवलपमेंट, एक्सपोर्ट प्रमोशन, एजुकेशन और स्किलिंग। सिग्निफिकेंस क्या है? कॉस्ट इफेक्टिव, यूजर फ्रेंडली है, टच लाइट वेट अल्टरनेटिव टू मेटल एंड alloy, न्यूमरस कस्टमाइजेशन ऑप्शन, इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल, reduces textile waste and limited environmental impact. Production is flexible, continuous and versatile. Industrial health, the versatile इसका application है। Lighter weight and durable medical apparel, तो ये इसके अलग अलग सेगमेंट्स में है। स्पोर्टेक हमने देखा ही। अदर बेनिफिट, लॉजिस्टिक कन्वीनियंस, हाई लेवल ऑफ यूनिफॉर्मिटी, कंसिस्टेंसी एंड हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन विद टेक्निकल। इसमें क्या, इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट मार्केट है, वर्ल्ड का 8% है, अभी $20 बिलियन है। वर्ल्ड जो कि $250 बिलियन है, 8%। एनुअल ग्रोथ रेट अभी हो रही है 5 to 10, और इसको हम लोग को लेके जाना है क्या, 15 to 20%। ये भी टारगेट में है, हमने यहाँ पे देखा। और 5 to 10% है पेनिट्रेशन लेवल ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल अगेंस्ट 30 to 70% इन एडवांस कंट्रीज। तो गवर्नमेंट का क्या इनिशिएटिव है? HSN, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कोड फॉर। तो ये HSN कोड याद रखते हैं, कुछ टेक्निकल टर्म है। हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, 100% FD ऑटोमेटिक। SITP, स्कीम फॉर इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क, तो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। टेक्नोटेक्स इंडिया इवेंट विद फिक्की एंड अदर स्टेक होल्डर। अमेंडेड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम, ATUFS। ये हमेशा हम लोग ध्यान रखना है, कहीं भी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की बात है, क्योंकि टेक्निकल है तो टेक्नोलॉजी भी है, तो ATUFS लिख देना है। लैक ऑफ अवेयरनेस है, स्किल्ड वर्कफोर्स, डेवलपमेंट ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स, लैक ऑफ R&D वाला हमेशा 0.7% का डेटा ऑफ GDP का आप डाल सकते हैं। इंडिया में हो रहा है, चाइना में ज़्यादा हो रहा है। लैक ऑफ प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, इंडिया में पैकटेक जैसे सबसे ज़्यादा एनर्जी पैकटेक में ही लगा रहे हैं, जबकि और भी फील्ड है, स्पोर्टेक है, मोबाइल टेक है, एग्रीटेक है, हमने देखा। Import of technical textile, significant amount of technical textile, mainly cheap product from China, US, Europe. Indian technical textile industry is lacking scale. तो स्केल अप करने के लिए क्या चाहिए? लार्ज इन्वेस्टमेंट चाहिए हमेशा, टेक्निकल टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन चाहिए, स्किलिंग चाहिए। तो जनरल बात है। स्ट्रक्चरल इश्यूज, इंपोर्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल फॉर टेक्निकल टेक्सटाइल प्रोडक्ट इज कॉस्टलियर इन इंडिया एज कम्पेयर टू इंपोर्टिंग फिनिशिंग गुड्स ड्यू टू इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। तो ये तो एक बहुत बुरी बात है कि आप बाहर से जो फिनिश प्रोडक्ट्स ला रहे हैं उसमें आपके कम हमें टैक्स देना पड़ रहा है, या वो इजी है, सिंपल है, और आप रॉ मटेरियल ला रहे हैं वो कॉस्टलियर है। तो ये हमने देख लिया कि चैलेंजेस क्या है सेक्टर में। आगे क्या करना है? अवेयरनेस क्रिएशन। सबसे पहले तो वही है कि अपने इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर को सही कीजिए, और R&D में खर्च कीजिए। स्कीम भी हमने देखा, ATUFS वगैरह पे ध्यान दीजिए, और FDI वगैरह को प्रमोट करना है। और skilled opportunity for domestic production, continuously expand, scale up, identify, and focus on technical style product and segment to align and support with the priorities of आत्मनिर्भर भारत। तो हमें कन्वर्ज करा देना आत्मनिर्भर भारत इन सभी के साथ।
ठीक है, तो हमने देख लिया। अभी है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, एक टॉपिक छूट गया था, वो देखेंगे। फिर कंपटीशन, रोड मैप, ये सारी चीजें देखते हैं। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस पे हम लोग अभी आते हैं। सास, प्रीलिम्स में भी एक बार यूपीएससी ने ये सवाल पूछा था सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस पे। तो रिपोर्ट टाइटल, इंडिया द नेक्स्ट ग्लोबल सास सिस्टम। तो ये क्या है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन स्टडी, इसकी एक रिपोर्ट है। इसमें क्या है, ऐसे एएस क्या है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस क्या है। इट इज a software distribution model in which cloud provider host application and makes them available to end user over the internet. For example, it includes services provided by Google Workspace, Adobe Creative Cloud, GitHub, something like that. It is rented from a software vendor who also provide technical support, subscription basis access on multiple device. One of the three main category of cloud computing, alongside internet as a service and platform as a service. तो इसमें क्या है, इंडिया में थर्ड लार्जेस्ट सास इकोसिस्टम ग्लोबली आफ्टर यूएस एंड चाइना, ऑन द पाथ टू सरपास चाइना, सेकंड लार्जेस्ट भी हो जाएगा सास 2026 तक। 21 सास यूनिकॉर्न है, नंबर ऑफ सास कंपनीज इंडिया मोर देन डबल्ड। तो सास में हम लोग अच्छा कर रहे हैं। इसके बेनिफिट क्या है, ये हम लोग को टेक्निकली समझने की जरूरत है। कॉस्ट इफेक्टिव है, ऑन डिमांड स्केलेबिलिटी है, एक्सेसिबिलिटी है, टाइम एफिशिएंट है, डेटा सेफ्टी है, स्पीड है। तो इसका रीजंस क्या है, क्यों ग्रो कर रहा है। लार्ज कंज्यूमर बेस इन इंडिया है, स्मार्टफोन यूजेज बहुत बढ़ गया है, डिजिटलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, डीबीटी वगैरह बहुत सारी चीजें हैं, फिनटेक है, इंड्यूस्ड रिमोट और हाइब्रिड वर्क मॉडल, लार्ज स्केल डिजिटलाइजेशन ऑफ इंटरप्राइज MSME, global validation of Indian SaaS unicorn, abundant liquidity with growing interest from international venture capitalists in Indian SaaS, digitally scaled workforce, paradigm shift to on-demand subscription-based model instead of legacy on-premise products. ये एक पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है। सपोर्ट स्टार्टअप पॉलिसीज, ठीक है। चैलेंजेस क्या है, वाइड टैलेंट एंड नॉलेज गैप, डिफिकल्टी इन अप्लाइंग नॉर्म्स रिलेटेड टू डेटा प्रोटेक्शन प्राइवेसी। अगर डेटा रिलेटेड कुछ भी है, ये बहुत जनरल बात है, हर जगह आपको घुसाना है। पीडीपी को तो यूज कर ही देना है। कुछ नहीं पता है तो भाई हमारे डेटा डिजिटल सोवर्निटी होना चाहिए, डिजिटल डिवाइड से समस्या लोगों को नहीं होनी चाहिए, और हमारा डेटा प्रोटेक्टेड होना चाहिए। तो ये तो मिनिमम है। यूरोपियन यूनियन का जीडीपीआर है, लैक ऑफ अवेयरनेस, हेजिटेंसी इन अडॉप्शन अमंग इंडियन बिजनेसेस with regard to using SaaS for operation, challenges faced by Indian startup enterprises in expansion, जैसे फंडिंग की कमी हो रही है, कंपटीशन और बिग प्लेयर, एंड गो टू मार्केट स्ट्रेटजी व्हेन इट कम्स टू स्किलिंग ग्लोबली, पुअर इंटरनेट कनेक्टिविटी इन इंडिया, जैसे इंफ्रा वगैरह की समस्या है। फोकस ऑन बिल्डिंग सस्टेनेबल टैलेंट पाइपलाइन, knowledge transfer, skill sharing workshop, raising awareness, assisting startup in initial stage by mentorship linkage, facilitating connectivity to faster internet by launching 5G network। तो 5G 6G इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें तो हैं ही। ई कॉमर्स हम लोग देख चुके हैं, और ई कॉमर्स के जो रेगुलेशन है वो भी देख चुके हैं। ओएनडीसी भी हम लोग देख चुके हैं, टेलीकॉम देख चुके हैं, टेलीकॉम बिल भी हम लोग देख चुके हैं, टूरिज्म सेक्टर हम लोग जान रहे हैं, सस्टेनेबल टूरिज्म देख चुके हैं। So now we'll jump on to the next topic, that is competition roadmap। ये प्रहार में ओनली एस का प्रहार मटेरियल में पेज 142 में मुझे लगा ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है इस साल के मेंस के लिए, इसलिए हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे इसको भी। इंडियाज कॉम्पिटिटिवनेस रोड मैप। तो जो अभी हाल में हुआ क्या, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द पीएम, ईएसी पीएम ने कॉम्पिटिटिवनेस रोड मैप लेके आया इंडिया एट द रेट ऑफ 100 में। और 4S प्रिंसिपल से हमने पहले भी देखा था, और अभी फिर से देखेंगे 4S में क्या क्या चीजें हैं। 4S प्रिंसिपल, ये आप को कहीं ना कहीं मेंशन करने का मौका मिल ही जाएगा। आप इंडस्ट्री के बारे में लिख रहे हैं तो कॉम्पिटिटिवनेस के बारे में आप लिखेंगे कि हमें कैसे अपने कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाना है। तो इसमें क्या है, माइकल ई पोर्टर का आप नाम लिख लीजिएगा जरूर। द competitiveness paradigm was created by प्रोफेसर माइकल ई पोर्टर। इट इज द फाउंडेशन ऑफ इंडिया एट द 100 competitiveness प्लान। अब 4G इसके हैं, 4S जो प्रिंसिपल फिर से हम लोग ध्यान से देखते हैं। अब क्या क्या एस है इसमें, पहला है ग्रोथ टू मैच द सोशल प्रोग्रेस। पहला एस है सोशल प्रोग्रेस, की ग्रोथ तो हो लेकिन एक सामाजिक रूप से भी प्रोग्रेस हो। फिर दूसरा शेयर्ड अक्रॉस ऑल रीजन, यानी कि रीजनल बैलेंस हो, रीजनल डिस्पैरिटीज ना हो,
रीजनल बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ, शेयर्ड अक्रॉस ऑल रीजन, सोशल प्रोग्रेस शेयर्ड अक्रॉस, तीसरा इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल सस्टेनेबल हो, और चौथा सॉलिड इन द फेस ऑफ एक्सटर्नल शॉक। तो यही 4S है। ठीक है, इसको कहीं ना कहीं यूज करने का आपको मौका मिल जाएगा। आप हमें से ये कुछ ही चीज याद रखिए, एक तो प्रोफेसर माइकल पॉटर ने उनका ये कंसेप्शन है, और उसके बाद ये कॉम्पिटिटिवनेस रोड मैप किसका, इंडिया एट द रेट ऑफ 100, देखिए चार ही चीजें हैं। एक है सामाजिक रूप से सोशल प्रोग्रेस कीजिए, दूसरा ये अपना रीजनल, सारे रीजनल कोई बैकवर्ड रीजन ना रह जाए, मतलब शेयर्ड अक्रॉस ऑल रीजन, तीसरा क्या है इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल, और चौथा हो गया सॉलिड इन द फेस ऑफ एक्सटर्नल शॉक्स। तो दीज आर द 4S। तो हमने ये भी 4S भी देख लिया। अभी नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आते हैं, और ये बेसिकली है हाई इनकम कंट्री बाय 2047, अगर जो हमें बनना है इंडिया एट द रेट ऑफ 100। तो इस कंटेक्स्ट में है हमें ये 4S प्रिंसिपल को अपनाना होगा कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने के लिए। नाउ वी आर इन मर्केंडाइज एक्सपोर्ट। तो 33 पे एक क्वेश्चन है, वो हम लोग देख लेते हैं। इंडिया का मर्केंडाइज एक्सपोर्ट के बारे में एक प्रश्न है। खैर एक्सटर्नल सेक्टर में भी पूछा जा सकता था, या एक्सटर्नल सेक्टर में भी हम लोग कवर कर सकते हैं, बट अभी यहीं पे हम लोग देख लेते हैं उसको। देखिए प्रश्न क्या है। In the financial year 21-22, Indian merchandise export have crossed 400 billion USD mark। तो इतना बेहतर कैसे हुआ है, और उसके और बेहतर फ्यूचर में भी और हम लोग इसके एक्सपोर्ट को बूस्ट करेंगे, तो उसके लिए क्या करना है। तो इसमें क्या है, रोड टेप स्कीम, remission of duties and taxes on exported products, road टेप, remission of duties and taxes on exported products, WTO compliant। ये क्या स्कीम है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री अ लेवल प्लेइंग फील्ड विज विज ग्लोबल कंपनी बट टाइमली रीइंबर्सिंग सेंट्रल लोकल स्टेट टैक्स एंड ड्यूटीज, डेवलपमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब। तो प्रोडक्ट्स विद एक्सपोर्ट पोटेंशियल को लेके हमने सारे डिस्ट्रिक्ट्स में उसको डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब बनाने का। फिर PLI स्कीम 14 की सेक्टर में चल रहा है, हम लोग जानते हैं। रेगुलेटरी ओवरऑल है EODB, पूरा हम लोग इसको क्या कहते हैं, बिजनेस रिफॉर्म्स और कन्वर्जेंस ऑफ इफर्ट है। MOC और MEA, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द राइट प्रोडक्ट एंड राइट डेस्टिनेशन, और ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। तो ये जो सारे हमने स्टेप्स लिए, उसके थ्रू ही हम लोग $400 बिलियन का मर्केंडाइज एक्सपोर्ट कर पाए हैं। बट अभी क्या चैलेंजेस है, स्टिफ कंपटीशन, वियतनाम, बांग्लादेश, रशिया यूक्रेन क्राइसिस, हाई शिपिंग रेट, कंटेनर शॉर्टेज, ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप, एपैथी, लॉजिस्टिक्स। हम लोग हमेशा जानते हैं लॉजिस्टिक्स कॉस्ट इंडिया में 14% है। इंडिया पार्टिसिपेशन ग्लोबल वैल्यू चेन इज स्टिल मिनिमम। तो उसके लिए क्या क्या रिफॉर्म करना है, लॉजिस्टिक कॉस्ट को घटाना है, 14 से 8% पे लाना है। Port specific master plan supplementing coordination mechanism, technological intervention, significant contribution in reducing cost efficiency, फास्टैग, RFID, SEZ को WTO compliant SEZ, लेकिन हम लोग जान गए कौन सा बिल आया था, अभी देश बिल आया था कि उसमें भी SEZ को कैसे बेहतर बनाना है। ब्रिजिंग द गैप in the efficiency of trade related infra, constructively engaging in the FTA। तो इस तरह से हम लोग और बेहतर अपने एक्सपोर्ट सेक्टर को बना सकते हैं। ठीक है, ये प्रश्न हमने देख लिया। अभी हम लोग आ जाते हैं प्रोडक्ट एंड मार्केट डाइवर्सिफिकेशन। एक प्रश्न है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 162 पेज नंबर पे। देखिए क्वेश्चन क्या है। मच ऑफ द एक्सपोर्ट growth of manufactured goods in India since 1990s can be attributed to expansion of world trade and improved competitiveness. However, potential of product and market diversification has yet to be fully exploited। मतलब अभी भी हम लोग प्रोडक्ट और मार्केट में डाइवर्सिफाई करके और बेहतर एक्सपोर्ट्स कर सकते हैं। इसके बारे में एक प्रश्न है। इंडिया शेयर इन वर्ल्ड एक्सपोर्ट जैसे पहले 0.6% था, और वो बढ़ के 1.7% आ गया है। 18 इन द लिस्ट ऑफ टॉप एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं। परसेंटेज ऑफ जीडीपी में इंडिया एक्सपोर्ट है 18% ऑफ जीडीपी। तो अभी भी हम लोग देखते हैं एक्सपोर्ट्स कम है, 1.7% है 2018 में, 0.6 था 91 में, 18th रैंक है, 18% ऑफ जीडीपी। India export growth averaged over 10%, which reached up to 22% in 2001 to 2008 period, and during the same time, world was also witnessing historic high in global trade। 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद मेनली 6% रहा 9 से 16 तक, और उसके बाद कोविड 19 वाज अनदर शॉक।
तो ये हमने एक तरह से इतिहास देख लिया लिबरलाइजेशन के समय के बाद से अभी 2020-2021 तक के क्या क्या चीज़ें हुई हैं। और ऑल्सो द इम्प्रूव कॉम्पिटिटिवनेस हैज लेड टू द कॉम्पिटिटिवनेस, जब भी आपके दिमाग में आएगा तो आप ये 4S वाला देख लेंगे, अभी हमने जस्ट देखा था चार चीज़ें होती हैं। सस्टेनेबिलिटी है, जो रीजनल जो है वो जो डेवलपमेंट है वो शेयर्ड है, फिर एक्सटर्नल शॉक्स पे आपको रेजिलियंस होना चाहिए जैसे कोविड-19 है, और सोशल प्रोग्रेस होना चाहिए, विच आर 4S। तो India's export share constituted of primary and manufacturing products. Manufactured products enjoyed a share of 12% and 70% between 2010 and 17, so that India has enjoyed comparatively advantage in this segment. Under primary product, India has been able to compete at global level in agriculture and allied product or mine, while in manufactured category, India has comparative advantage in engineering good, chemical, textile product, gem and jewelry, petroleum product. However, India's share of world export, तो इकोनॉमिक सर्वे ने एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ मॉडल कहा है, लेकिन उन्होंने कहा है कि प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन और मार्केट डाइवर्सिफिकेशन करना है। तो प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन हम लोग देखते हैं। शेयर ऑफ प्राइमरी एंड कन्वेंशनल प्रोडक्ट्स सच एज टेक्सटाइल, लेदर, मिनरल, रॉ मटेरियल स्टिल काउंट ऑफ 42% ऑफ टोटल मर्केंडाइज एक्सपोर्ट। ये देखिए, जो प्राइमरी और कन्वेंशनल प्रोडक्ट है, टेक्सटाइल, उस लेदर, मिनरल, रॉ मटेरियल, ये अभी 42% है टोटल मर्केंडाइज एक्सपोर्ट का। और इसमें भी है उसके टेक्सटाइल के विद इन भी, जैसे टेक्सटाइल में भी मैन मेड और टेक्निकल टेक्सटाइल वगैरह का भी शेयर को और बढ़ाना चाहिए। शेयर ऑफ अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी, फास्ट ग्रोइंग हाई वैल्यू सेगमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकॉम इक्विपमेंट इज ओनली 7.5%। जैसे 22% है ईस्ट एशियन कंट्रीज में, इंडिया में ओनली 7.5% है। जो इलेक्ट्रॉनिक और टेलीकॉम इक्विपमेंट का मैन्युफैक्चरिंग, हमारे मैन्युफैक्चरिंग का ओनली 7.5% है, जबकि ईस्ट एशियन कंट्रीज में 25% है। तो मतलब कि हम लोग को टेक्नोलॉजी या जो एंड प्रोडक्ट्स है, हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स है वैल्यू चेन में, वैसे प्रोडक्ट को बनाना है। ये बात होगी। लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री, द जॉब क्रिएटिंग पोटेंशियल ऑफ एक्सपोर्ट एंड हाईली लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री सच एज टॉयज, इलेक्ट्रॉनिक असेंबली एक्सेट्रा नीड टू बी एक्सप्लॉइटेड। ये भी इकोनॉमिक सर्वे का एक फाइंडिंग है। मार्केट डाइवर्सिफिकेशन फोकस ऑन आसियान एंड EAS countries, East Asian. Look East policy trade ASEAN and EAS has grown substantially. ठीक है, इंट्रा रीजनल ट्रेड जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सब के साथ होना चाहिए। लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में भी हमें फोकस बढ़ाना चाहिए। ठीक है, ये भी हम लोग का उसको दोबारा इन टॉपिक्स को हम लोग देखेंगे जब एक्सटर्नल सेक्टर करेंगे। अभी हमने देख लिया। एक और फाइनल एक टॉपिक है जो वाजीराम में मैंने देखा था, ये फेक ई कॉमर्स रिव्यूज के बारे में। तो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है, 64% जो रिस्पोंडेंट्स है, उन्होंने सर्वे कराए, तो उसमें 64% रिस्पोंडेंट्स का था कि वो कंसल्ट करते हैं रिव्यू को एट ऑल द टाइम्स बिफोर परचेजिंग, वो हमेशा रिव्यूज देखते हैं। अभी यहाँ पे फेक ई कॉमर्स रिव्यू की समस्या है। अब हम लोग जान भी रहे हैं कि बहुत सारे नाम बदल के अभी भी इन्वेंट्री मॉडल चला रहे हैं, जबकि अभी इन्वेंट्री मॉडल तो नहीं चलाना ई कॉमर्स वेबसाइट्स को, उनको मार्केट प्लेस मॉडल ही रहना है, लेकिन अभी भी वो इन्वेंट्री मॉडल चला रहे हैं। तो उसके लिए कुछ उसमें चेंजेस आए हैं, जैसे एक रिव्यू एडमिनिस्ट्रेटर बनाने की बात हुई है। फिर मेथोडोलॉजी डिस्क्लोजर करना है, पीरियड इन विच डेटा वाज कलेक्टेड। अगर मान लेते कोई 4.2 रेटेड है, कोई 4.3 रेटेड है, तो किस से किस पीरियड का है, मेथोडोलॉजी क्या है, ये सारा डिस्क्लोज करना पड़ेगा। BIS सर्टिफिकेशन होना चाहिए इन द कंटेक्स्ट ऑफ रेटिंग एंड रिव्यूज। ई कॉमर्स हैव टू वॉलंटरी डिस्क्लोज पेड कंज्यूमर रिव्यूज। और उसमें बाद है सॉलिसिटेड और अनसॉलिसिटेड, दो प्रकार के रिव्यूज में डिवाइड किया। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पे इंडस्ट्री सेक्शन ऑलमोस्ट ओवर हो गया है। कुछ बचे कुछ टॉपिक होंगे हम लोग बाद में देख लेंगे नेक्स्ट क्लास से। अब हम लोग